Hello, my dear students. Once again, I welcome you all to our online learning platform. आज के वीडियो में हम पार्ट 6 देखने वाले हैं न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के। पिछले वीडियो में हमने अटैक्स के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरीके से महमूद ऑफ गजनी और मोहम्मद गौरी भारत आए और भारत को प्लंडर किए। आज हम लोग केस स्टडी देखेंगे चोलास का। आज हम लोग देखेंगे कि चोलास का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था साउथ इंडिया में और ये कितने पावरफुल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इनकी रूलिंग कहाँ पर पे थी। तो आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा जो पिंकिश फॉर्म में है, ये वो रीजन है जहाँ पर पे चोलास जो है वो रूल कर रहे थे। आपको दिख रहा होगा कि इस एरिया में इनकी रूलिंग थी और ये एरिया जो है वो कावेरी नदी के पास है। कहाँ पे है? कावेरी नदी के पास है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पे हर वक्त लड़ाई ऑब्वियसली होती होगी, क्योंकि यहाँ पे नदी है तो फर्टाइल सॉइल अवेलेबल होगा। साथ ही साथ ये भले यहाँ रूल कर रहे होंगे लेकिन साथ साथ में अपने एक्सटेंशन को दोनों डायरेक्शन में बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जैसे एग्जाम्पल देखो, श्रीलंका में भी चोलास का इन्फ्लुएंस आ चुका था, यानी कि श्रीलंका के भी बहुत बड़े हिस्से में चोलास रूल करने लग गए थे। वैसे ही इनका अंपायर जो है वो आगे और भी फैला। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि चोला का रूलिंग कहाँ था। चोला का रूलिंग था इस एरिया में, ओके, और इस रीजन में कावेरी नदी के आसपास। अब ये दोनों साइड एक्सपैंड करने का खुद को कोशिश कर रहे थे। क्लियर है? ये समझ में आ गया आपको? तो ये रहा इनका एरिया जहां पर पे इनका एक्सटेंड, जहां पर पे इनकी रूलिंग चल रही थी। अब जरा देखते हैं कि ये चोला डायनेस्टी आखिर बनी कैसे। चोला पास में आए कैसे? तो पल्लवास का रूल चल रहा था। पल्लवास जो है वो रूल कर रहे थे। अब इन्हीं के अंदर में ऑब्वियसली मैंने पहले ही वीडियोस में बताया है कि ये लोग सामंत वगैरह अपॉइंट करके रखते थे, चीफली क्लास पीपल होते थे। तो वैसे ही पल्लवास के अंडर में दो पीपल्स थे, एक थे मुर्थरैया और दूसरे थे विजय आल्या। मुर्थैयर जो थे वो सामंत थे और इनका जो कंट्रोल था वो था थंजवूर में, यानी कि कावेरी डेल्टा रीजन में, जो कि मैंने पीछे दिखाया आपको। वहीं विजय आल्या जो थे वो चीफली फैमिली को बिलोंग करते थे और इनका कंट्रोल था उरैयूर में। कहाँ पे इनका कंट्रोल था? उरैयूर में। अब विजय आल्या क्या करते हैं? विजय आल्या क्या करते हैं? वो मुर्थरैयर को हरा देते हैं। मुर्थैयर से इनकी लड़ाई होती है जिसमें विजय आल्या जीत जाते हैं और जीतने के बाद ये वहाँ पर पे अपना चोला अंपायर स्टैब्लिश करते हैं। और चोला अंपायर स्टैब्लिश करने के बाद ये थंजवूर नाम का शहर बसाते हैं और वहीं पर पे एक बड़ी मंदिर भी बनवाते हैं जिसका नाम है निशुम्भासुदिनी। क्या नाम है? निशुम्भासुदिनी। ये सिंबल होता है कि ये विक्टोरियस हुए हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब विजय आल्या जो है वो चोला अंपायर स्टैब्लिश तो कर दिए, अब उनको एक्सटेंड कौन किया? उनके अंपायर को आगे बढ़ाया कौन? तो उनके सक्सेसर्स ने उनके अंपायर को एक्सटेंड करा। और कैसे एक्सटेंड करा? तो आसपास के नेबरिंग एरियाज को कॉन्कर करके। जिन जिन लोगों को इन्होंने कॉन्कर किया इनमें पांड्यास और पल्लवास भी थे, या जिनको हम पांड्यन या पल्लवंस भी कह सकते हैं। सबसे पावरफुल किंग कौन थे चोला के? तो सबसे पावरफुल किंग चोला के थे राजा राजा वन। कौन थे? राजा राजा वन। इस पिक्चर में आपको दिख रहा है चोलास यहाँ पे इनिशियली रूल कर रही थी। यहाँ देखो पांड्यास है, तो ये पांड्यास को भी जीतने की पूरी कोशिश कर रहे थे और इधर साइड भी अपने अंपायर को एक्सटेंड करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओके, तो चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर पे भी एक छोटा सा इमेज है। यहाँ पे देख लो कि चोलास जब बेसिकली यहाँ पर पे आए थे तो इनका अंपायर, यानी कि जब इनका अंपायर स्टैब्लिश हुआ था तो ये कितना छोटा था। इनके इस साइड में पांड्यास दिख रहे हैं और इस साइड में पल्लवास दिख रहे हैं। तो विजय आल्या ने तो ये अंपायर स्टैब्लिश कर दिया। अब इसको एक्सटेंड किन्होंने किया? तो इनके बाद जो राजा बने, जैसे राजा राजा वन, राजेंद्र वन, इन लोगों ने इनके अंपायर को एक्सटेंड किया। ये दोनों साइड लड़ते थे, पांड्यास के साथ भी लड़ाई कर रहे थे, पल्लवास के साथ भी लड़ रहे थे, ताकि अपने अंपायर को ये दूर दूर तक फैला सके। अभी मैंने नाम लिया राजा राजा वन और राजेंद्र वन। तो चलिए ज़रा जानते हैं कि ये दो किंग्स
के इम्पोर्टेंस क्या है। ये दो किंग माने जाते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट किंग है चोला डायनेस्टी के, क्योंकि इन्हीं दोनों के ऋण में ही चोला डायनेस्टी जो है वो दूर दूर तक फैली थी, दूर दूर तक कि इंडोनेशिया तक चली गई थी हमारी डायनेस्टी इनकी। ओके, चलिए सबसे पहले देखते हैं राजा राजा वन। राजा राजा वन जो है वो 985 में राजा बने। कब राजा बने? 985 में। उन्होंने आसपास के सारे एरिया में अपना कंट्रोल एक्सपैंड किया और एडमिनिस्ट्रेशन को रीऑर्गेनाइज किया। मतलब कि विजय आलिया के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया था उसमें भी कुछ इन्होंने इम्प्रूवमेंट किए। वहीं राजेंद्र वन ये कंटिन्यूअस रखे उस एक्सपेंशन पॉलिसी को, और गंगा वैली यानी कि आपके ऊपर के साइड में भी आने लग गए इंडिया के, श्रीलंका की ओर भी जाने लगे और साउथ ईस्ट एशिया की ओर भी अपने आप को एक्सटेंड करने लगे। और इनके सोच लो नेवी वगैरह तो बहुत 1600 वगैरह में हम लोग पढ़े ना कि ब्रिटिश वगैरह जो है वो नेवी से भारत आए थे, बट ये 1600 से पहले यानी कि 700-800 के आसपास में ही इनकी नेवी थी। यानी कि सोच लो हम कितने डेवलप्ड थे। और इन्होंने जितने भी एक्सपेडिशंस किए हैं इंडिया के बाहर में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए, वो सब अपने नेवी के ही कारण कैरी आउट कर पाए। इसीलिए चूंकि ये बहुत महान राजा रहे अपने टाइम के, इसलिए इन्हें गंगाई कोंडा कहा जाता है। गंगाई कोंडा मतलब जो गंगा के एरिया को हासिल किया हो, गंगाई कोंडा। सी देख लो यहाँ पे भी इमेज में दिख रहा है आपको, ये जितने भी पर्पलिश दिख रहे हैं ये सारे अंपायर हैं आपके इन्हीं के, चोलास के हैं, चोलास के सबऑर्डिनेट से ये सारे। सी याद होगा मैंने पीछे बताया कि यहाँ एक्चुअली वो बिलोंग करते थे, और वहाँ से ये देखो ये कहाँ कहाँ तक फैल गए, दिख रहा है, इतने दूर तक इनका इन्फ्लुएंस चला गया था। सो दिस वॉज देयर विक्ट्री। अब आते हैं स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। चोला के बारे में तो हमने पढ़ा, पहले एक बार हम लोग रिकैपिलेट कर लेते हैं। हमने देखा कि चोला अंपायर जो है वो विजयालया के द्वारा सेटअप किया गया था। वो मुर्थरैयर नाम से जो सामंत थे उनसे लड़े थे और उनको हरा करके थंजवूर एरिया अपने कंट्रोल में लिए, और अपने कंट्रोल में लेने के बाद उन्होंने क्या किया, अपना किंगडम स्टैब्लिश किया, जिसके तहत उन्होंने थंजवूर नाम का टाउन भी बसाया। ओके, फिर हमने देखा उनके बाद उनके जो बच्चे थे, उनके जो सक्सेसर्स थे, उन्होंने उनके अंपायर को एक्सटेंड किया यहाँ तक कि साउथ ईस्ट एशिया तक फैला दिया। उनमें से जो सबसे पावरफुल थे वो थे राजा राजा वन और राजेंद्र वन, और राजेंद्र वन को गंगाई कोंडा के नाम से भी जाना जाता है। अब ये लोग ये तो बनवा लिए, अपना किंगडम तो स्टैब्लिश कर लिए, बट आपको याद होगा मैंने पहले वीडियो में ही बताया था कि जब राजा को अपना पावर दिखाना होता था, अपना स्टेटस दिखाना होता था, तो वो मंदिर बनवाते थे। जितनी महंगी मंदिर उतना राजा ताकतवर, लाइक दिस होता था। तो यही कारण है कि, और ऊपर से साउथ इंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी थे सिस्टम। तो वैसे ही चोलाज ने भी कुछ मंदिर बनवाए थे, जैसे कि हमने पीछे ही देखा कि विजय आलिया ने भी एक मंदिर बनवाया था गॉडेस का, वैसे ही थंजवूर में बड़ी मंदिर बनवाई हुई है वही मंदिर। फिर गंगाई कोंडा चोलापुरम, ये दो एग्जाम्पल्स है जो कि यहाँ के परफेक्ट मार्वेलस आर्किटेक्चर एंड स्कल्प्टर को शो करते हैं। अब हम लोग इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये पूरी दुनिया में जाने माने थे और इनका आर्किटेक्चरल स्टाइल डिफरेंट होता था। जैसे आप यहाँ की मंदिर देखोगे कैसे ऊपर गई हुई है, दिख रहा है ट्रायंगुलर फॉर्म में, जबकि नॉर्थ इंडिया में आपको ऐसी मंदिर नहीं देखने को मिलती है। ओके, सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो इन्होंने टेम्पल्स वगैरह बनवाए। वैसे ही अब ये टेम्पल्स जहाँ बनते थे वो न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट में डेवलप हो जाते थे। न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट का मतलब क्या है? न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट का मतलब है कि जहाँ मंदिर बनी आसपास में पूरा एक नया शहर बस जाता था। क्यों बस जाता था? तो सुनो, मंदिर है, पुजारी होगा पूजा करने के लिए, यस और नो, तो वो जो पुजारी है वो वहीं आके रहना शुरू करेगा, बिल्कुल रहेगा। चलो अब पुजारी वहाँ रह रहे, अब मान लो कोई मंदिर में पूजा करने आता है दूर दूर से, तो वो फूल खरीदेगा, प्रसाद खरीदेगा, हाँ या नहीं? तो मालाकार और प्रसाद बेचने वाला वो वहाँ दुकान लगाएगा। अब दुकान लगाएगा तो दूर दूर से तो आएगा नहीं, वो भी क्या करेगा, वहीं पर पे सेटअप हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लोग आके बसे। वैसे ही नारियल वाला आ गया, वैसे ही फिर जो कुछ भिखारी हैं वो आकर के रह जाएंगे। तो इस तरीके से हुआ, और आसपास की ज़मीन में ना खेती भी होती थी, तो बहुत सारे लोग जो हैं, अब खेती के लिए किसान चाहिए, तो वो तो रोज़ दूर दूर से आके काम तो करेंगे नहीं। तो इस तरीके से क्या होने लगा, आसपास एरिया में सेटलमेंट्स प्रिपेयर होने लग गए।
ओके। अब एक चीज़ और, ये मंदिर जो होते थे ये सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं होते थे, बल्कि पूजा के अलावा यहाँ पे क्राफ्ट्स प्रोडक्शन भी होता था और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ कैरी आउट होती थी। और एक चीज़, ये जो मंदिर थे इनको लैंड ग्रांट्स दिया जाता था रूलर्स के द्वारा या जो बड़े अमीर होते थे उनके द्वारा। अब ये जो लैंड ग्रांट मतलब दान में ज़मीन मिलती थी। अब इस ज़मीन का क्या होता था, तो इस ज़मीन को उन लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता था जो आसपास एरिया में रहते थे। जैसे खेती कर लिए, ओके, खेती कर लिए, प्रोड्यूस किए, और फिर वहाँ पे आसपास में जो भी लोग रह रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। अब आसपास में कौन रहते थे, तो देखो अभी मैंने पीछे बताया, मालाकार हो गया, नारियल बेचने वाला हो गया, प्रसाद बेचने वाला हो गया। अच्छा, मंदिर में डांस वगैरह भी होता था तो डांसर्स हो गए, प्रसाद बनाने के लिए कुक चाहिए होता था तो कुक हो गए, वैसे ही साफ सफाई के लिए स्वीपर, पूजा करने के लिए पंडित। तो ये सारे लोग वहीं आके सेटल होने लग गए और इस तरीके से टेम्पल जो है वो न्यूक्लियाई और सेटलमेंट बन गया, मतलब एक पॉइंट बन गया जिसके आसपास में कई लोग आकर के बसने लग गए। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। चलिए, अच्छा, इसीलिए हम कह सकते हैं, ये बात मैंने पीछे ही कही कि मंदिर जो है वो सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं थी, बल्कि वहाँ पे और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ कैरी आउट होते थे। जैसे डांस पीछे बताया तो वो कल्चरल एक्टिविटी हो गया, वहीं पे बहुत सारे लोग आकर के बैठते थे, मिलकर बातें होती थी तो सोशल हो गया। और इकोनॉमिक, ऑब्वियसली आसपास में खेती बाड़ी हो रही है, लैंड ग्रांट मिल रहा है, मंदिर को भी दक्षिणा मिल रही है, पंडित को भी दक्षिणा मिल रही है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल गई है, जैसे कि मालाकार हो गए, स्वीपर हो गए, कुक हो गए। तो इस तरीके से टेम्पल जो है वो हब बन गया इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एक्टिविटीज़ का भी। क्लियर है यहाँ तक? तो अब मैंने अभी पीछे बताया कि वहाँ की टेम्पल्स बहुत ज़्यादा फेमस थी, तो सिर्फ टेम्पल्स ही नहीं बल्कि वहाँ की ब्रॉन्ज स्कल्प्टर्स भी बहुत जानी मानी थी, यानी कि पीतल की बनी हुई जो मूर्तियाँ थी वो पूरी दुनिया में बहुत जानी हुई थी। और ये बहुत डिस्टिंक्टिव, बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। इनफैक्ट पूरी दुनिया में ये फाइनेस्ट कंसिडर की जाती है। जैसे देखो नटराज की मूर्ति है, अच्छा, ये वाली जो इधर मूर्ति दिख रही है, ये कहीं ना कहीं उस ज़माने की बेस्ट पीसेस मानी गई हैं, बहुत नक्काशी के साथ, बहुत बारीकी के साथ इनमें काम किया गया। अब ये जो ब्रॉन्ज इमेजेस होते थे वो किनके होते थे, तो ब्रॉन्ज इमेजेस जो थे वो नॉर्मली भगवान के ही बनाए जाते थे, बट कई बारी जो भक्त होते हैं उनके भी बना दिए जाते थे। जैसे ये देखो, ये दो इमेजेस आपको दिख रहे हैं, ये एग्जाम्पल्स है ब्रॉन्ज स्कल्प्टर्स के। सो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि चोला पीरियड में एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन कैसे कैरी आउट किया जाता था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे मैंने एक असाइनमेंट दे रखा है, आप नोटबुक्स खोल करके इसे सॉल्व कीजिए। अगर कोई डाउट रह जाता है इस टॉपिक को लेकर के तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो स्टे ट्यून टू अस। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।